नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं पेगासस जासूसी कांड की। कर्नाटक में भी पेगासस से जासूसी की रिपोर्ट मिली और इसके मुताबिक 2019 में सरकार गिराने के समय जासूसी हुई। जिन लोगों की जासूसी हुई उस लिस्ट में तब के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर का नाम, इसके अलावा तब के सीएम कुमारस्वामी और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के सेक्रेटरी का नाम शामिल है। तो पेगासस जासूसी कांड जहां संसद में उसको लेकर हंगामा और सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं धीरे धीरे बातें जो सामने आ रही है, 2019 में कर्नाटक में जो जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान भी जासूसी हुई, ये खबर आई है। और वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के तेवरों से लगता है कि बीजेपी आलाकमान की परेशानी बढ़ने जा रही है। उनसे इस्तीफा लेना आसान नहीं होगा। लिंगायत मठाधीशों के साथ साथ लिंगायत संगठनों के प्रमुखों ने चेतावनी दी है कि अगर पार्टी आलाकमान ने येदियुरप्पा को हटाया तो नतीजे भुगतने को तैयार रहे। देखते हैं निहाल किदवई की रिपोर्ट। मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बेंगलुरु में लिंगायत मठों के प्रमुखों से मिले। ये मुलाकात तब हुई जब येदियुरप्पा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर लौटे हैं और उनके इस्तीफे की पेशकश की खबर चल रही है। लेकिन लिंगायतों के पंचपीठ का कमोबेश समर्थन येदियुरप्पा के साथ है और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर येदियुरप्पा को हटाया गया तो बीजेपी को इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। बीएस येडियुरप्पनवरे राज्यದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ। बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अगर कुछ उलटफेर किया गया तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರದೆ ಇರಲಾರದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ। मठाधीशों के साथ साथ वीर शैव लिंगायत महासंघ प्रमुख शामनूर शिवशंकरप्पा भी येदियुरप्पा से मिले और अपना समर्थन जताया। नहीं भूलना चाहिए कि जब पटेल, निजलिंगप्पा, वीरेंद्र पाटिल और एसआर बोम्मई जैसे नेताओं को जब हटाया गया तो क्या हुआ। अगर वो लोग येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से हटाते हैं तो ये एक युग का अंत होगा और इतिहास खुद को दोहराएगा। उधर येदियुरप्पा लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, कभी घर पर तो कभी 5 सितारा होटल में लंच पर। दूसरी तरफ येदियुरप्पा का विरोधी खेमा भी सक्रिय है। मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ईमानदार और हिंदूवादी नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाएगा। खुद ही कुर्सी कौन छोड़ता है, वो भी मुख्यमंत्री की। पहले पार्टी आलाकमान ने येदियुरप्पा पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया और अब येदियुरप्पा पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं अपने अंदाज में। साथ ही साथ येदियुरप्पा ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि लिंगायत समाज पर उनकी अब कितनी पकड़ है और कितने पार्टी के विधायक उनके साथ खड़े हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं। पंचायत और ग्रामीण मंत्री ने तो इसे लेकर एक धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि वो भूल गए कि अगर कानून बना तो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, कई नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। बच्चे हमारे 9 है, कानून बनता है जनसंख्या नियंत्रण, पूरे देश में एक समान बननी चाहिए। संख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होगी। सामान्य नागरिकता कानून लागू होना चाहिए जिसमें हर जाति के व्यक्ति को पैदा करने की संख्या भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिस नियत से ये इस कानून की बात कर रहे हैं, इस नियत से हमारा इख्तिलाफ है, हमारा विरोध है। सिंगरौली से बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य के 9 बच्चे हैं, लेकिन कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हालांकि निशाना कहीं और दिखता है। हमारा नारा था हम दो हमारे दो, क्या ये संभव हो सका? पर नहीं, मैं ये कहता हूँ
इस समय के हिसाब से आप हिंदुओं को तो कह देंगे नसबंदी करा लो और दूसरे भाइयों को कहेंगे फ्री हो जाओ। सीधी विधायक केदार शुक्ल के 7 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे की घोषणा के कुछ घंटे बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इस देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है, इस देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है और निश्चित रूप से इस यदि आबादी को इस जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिधि में आना चाहिए। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा क्यों पीछे रहते, फौरन मुख्यमंत्री को खत लिख डाला। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक कदम और आगे निकल गए, सीधे मुसलमानों पर निशाना साध दिया। मुस्लिम्स में ये सुनिश्चित नहीं है, वो चाहते हैं 2-3 शादियां करते हैं और 10 बच्चे कर लेते हैं, इस पर कुछ करना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस के विधायक भी वैसे पीछे नहीं हैं। 95 में से 33 विधायकों के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, लेकिन वो बयानों पर हमलावर हैं। जो लोग समझ रहे हैं वो अपने आप कंट्रोल करते हैं, इस पे कोई पाबंदी किसी के लिए नहीं है और लोग मान रहे हैं। बात यह है कि जिस नीयत से ये इस कानून की बात कर रहे हैं, इस नीयत से हमारा इख्तिलाफ है, हमारा विरोध है, क्योंकि इनकी नीयत केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को टारगेट करना है। इनके पिताश्री उस जमाने में विरोध करते थे जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परिवार नियोजन की बात की थी सन 1975 में। तब जैसे विश्वास सारंग तो उनके पिताजी थे, कैलाश सारंग, उस जमात के लोगों ने सड़क पर खूब विरोध किया, लेकिन वो दूरदृष्टा महिला थी। अब इनके समझ में आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, किसी राजनेता का समय समाप्त हो जाए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी पाने, सरकारी सेवा में पहले से ही पदोन्नति और लाभ प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। काश बीजेपी नेता ये समझ पाते कि कानून लागू होने पर 227 विधायकों में बीजेपी के ही 39.2 विधायक और 38.7 मंत्री अयोग्य हो जाएंगे। कांग्रेस के भी 34.7 विधायकों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 3 या उससे अधिक बच्चे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 125, कांग्रेस के 95, बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 49 विधायकों के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, 14 के 4 से अधिक बच्चे हैं, 3 मंत्रियों के भी 5 और उससे अधिक बच्चे हैं। कांग्रेस में 16 विधायकों के 3 बच्चे हैं, 12 विधायकों के 4, 3 विधायकों के 5 और पेटलाबाद विधायक के 9 बच्चे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 7 करोड़ 27 लाख है, जिसकी विकास दर 20% से अधिक है। हालांकि जनसंख्या को नियंत्रित करने दिग्विजय सिंह सरकार ने भी 2000 में सरकारी सेवाओं और पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों का नियम बनाया था। पहले हाईकोर्ट में इसे चुनौती मिली, बाद में 2005 में बीजेपी की सरकार ने इसे वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि स्वैच्छिक उपायों से वो जनसंख्या वृद्धि दर को 2 दशमलव के आसपास ले आई है। इस मामले में कोई भी ज़बरदस्ती प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और इससे जनसांख्यिकीय विकृति पैदा होगी। बावजूद इसके सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बयान से ये साफ होता है कि इस मामले में उनका शोर सामाजिक कम, सियासी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पंचायत चुनावों में ड्यूटी करते 2000 शिक्षकों और 1000 कर्मचारियों की कोरोना से मौत की सूची शिक्षक कर्मचारी संघों ने तैयार की थी, लेकिन सरकारी मदद सिर्फ 2000 को ही मिलेगी। अब शिक्षक संघ ये मांग कर रहे हैं कि सरकार बचे हुए करीब 1000 लोगों की जांच कर उनके बाल बच्चों को भी मुआवजा दे। देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। और उनका काम करूंगी, बहुत याद आती है उनकी। कब ऐसा टाइम काश किसी और बच्चे पे ये ना गुजरे जो शिवांगी पे गुजरी है। पंचायत चुनाव ड्यूटी में उसके पापा की मौत हो गई। उनका जिक्र आते ही गला रुंध जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसकी हालत पे बस रोना आता है। पापा जी हम लोग के लिए इतने बड़े चीज थे कि उनकी तुलना और कोई नहीं कर सकता।
वो चले गए, मतलब सब कुछ चले गए हम लोगों के। जब उनके ही बारे में सुना लगता था कि सांसें चली गई, बट गए नहीं। उनके बिना ऐसा लगता है कि कब वो आएंगे, मुझे अपना काम करने को कहेंगे और मैं उनका काम करूंगी। संतोष यादव का परिवार अब बेहाल है। 5 से 9 अप्रैल तक वो लोगों की चुनाव ड्यूटी लगाने के लिए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें कोरोना हुआ, बाद में गुजर गए, लेकिन उनकी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी में नहीं मानी गई, लिहाजा कोई मदद नहीं मिली। लेकिन क्या उस निर्वाचन ड्यूटी लगाने वाले की कोई जिंदगी नहीं थी क्या उसकी? वो भी तो बैठ सकता था। जब 24 के बाद बंद हुए तो क्यों विद्यालय पे था, क्यों बीआरसी पे था? काम करने के लिए, अपने घर का काम करने के लिए नहीं थे, बीआरसी पे गया था वो 4 दिन। ये सीतापुर के टीचर अभिषेक हैं। दूसरों को चुनाव में कोरोना से बचने की ट्रेनिंग कराते दिखते हैं। चुनाव में टीचर्स की भी ट्रेनिंग कर रहे थे। कोरोना हुआ, गुजर गए, मुआवजा भी नहीं मिला। पत्नी सरिता कहती हैं कि पैसा अभिषेक का बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन मिल जाता तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाती। कमी क्या, बच्चों को बच्चे हमसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। छोटा बच्चा भी, उसको क्या पता, 4 साल का बेटा है। मम्मा पापा कहाँ हैं, कब आएंगे, कॉल करो मम्मा पापा को, तुम क्या जवाब दो उनको। सीमा अब अपने घर की दीवारों पे तस्वीरों में जिंदा हैं और अपनों की यादों में। उन्हें बुखार के बावजूद 15 अप्रैल को चुनाव में रिजर्व में रखकर ड्यूटी पे बुलाया गया, जहां हालत बिगड़ी और बाद में गुजर गईं और उनका खुशहाल परिवार उजड़ गया। अब उनके परिवार को 30 लाख का मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो नहीं आएंगी। ऐसे भीड़ भाड़ को जो है ना आइंदा के लिए जो है ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बच्चों का साया चला जाता है, इसलिए जो है ना बहुत बच्चे अनाथ हो चुके हैं। और जो है ना आइंदा के लिए यह गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो है ना इस कोरोना के टाइम में जो है ना कोई इलेक्शन न कराए। शिक्षक संघ मांग कर रहे हैं कि अब सरकार इन मुसीबत के मारों की सुने और उनकी भी मदद करे। 3000 की सूची ये शिक्षकों और कर्मचारियों की है। लगभग 2000 प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक हैं, लगभग 1000 कर्मचारी हैं, तो इनमें से इतना अंतर नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये कोरोना जो हुआ है ये सरकार ने जबरदस्ती चुनाव कराए। पंचायत चुनावों के दौरान मरने वाले तमाम शिक्षक ऐसे थे जिनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है और उनके बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं। अगर इनके मामलों का परीक्षण कर सरकार इनकी कुछ मदद कर दे तो सरकार का घाटा नहीं होगा, लेकिन इन गरीब लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। सीतापुर में समीर, सहारनपुर में अशोक, गाजीपुर में सुनील और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।